अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 2.2 मतलब सेक्शन 2 का चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई एक सिस्टम होता है जो अचीव करता है गोल को जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए बिजनेस के। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जरिए किया जाता है। ये एक्टिविटीज अलॉट की जाती हैं बाय मैनेजर्स जो कि ऑपरेशनल गोल्स भी माने जाते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। ऑब्जेक्टिव क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए अब एक स्मॉलर बिजनेस है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी कम होंगे, मैनेजमेंट के लोग भी कम होंगे, ब्रांड भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, मार्केट लीडर भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा बिजनेस है तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जो आपको याद करनी होगी। तो याद करने का आसान तरीका है, मैं लिख दूंगा, उस तरीके से समझ भी आ जाएगी। स्टार्टिंग ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू जीएम मार्केटिंग, ये चार्ट है। टू मैनेजर सेल, टू सेल्स ऑफिसर, ये समझाऊंगा, अभी चार्ट बना रहा हूं। सेम केस है, सीईओ टू जीएम मार्केटिंग, टू मैनेजर, टू एडवर्टीजमेंट। फिर आएगा सीईओ टू जीएम फाइनेंस, टू मैनेजर फाइनेंस, टू अकाउंटेंट। फिर आएगा सीईओ टू जीएम ह्यूमन रिसोर्स, टू मैनेजर एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, टू रिक्रूटमेंट। अब देखो, इसको समझो, मैंने अब इतना कुछ लिख तो दिया, समझ में क्या आया होगा? आई बैट कुछ भी नहीं। अब कंपनी है, उसको सेल्स ऑफिसर तक कोई इंफॉर्मेशन भिजवानी है, वो खुद जाके नहीं बोलेगा, उसका काम नहीं है। वो बोलेगा जीएम मार्केटिंग को, मार्केटिंग बोलेगा मैनेजर ऑफ सेल्स को, मैनेजर ऑफ सेल्स बता देगा तुम्हारा ये काम है, जाओ ये काम करो। सेम केस है, एडवर्टाइजमेंट करवानी है भाई कंपनी को, सीईओ ने प्लान कर दिया कि हम लोग 10 लाख रुपए लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे, उसने जीएम मार्केटिंग को बोल दिया। उस जीएम ने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने एडवर्टाइजमेंट वाले को बोल दिया कि जाओ एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर लगवा दो। अकाउंटेंट पैसे का रिकॉर्ड लिखना है, एसेट लायबिलिटी कहां पे यूज हुई, कितने पैसे निकाले, क्या क्या हुआ। सीईओ ने जीएम फाइनेंस को बता दिया, फाइनेंस ने मैनेजर को बताया, फाइनेंस के मैनेजर को बताया, फाइनेंस के मैनेजर ने अकाउंटेंट तक बहुत बात पहुंचा दी। डायरेक्ट जाके बोलेगा नहीं, उसका काम ही नहीं है। फिर आता है रिक्रूटमेंट। भाई एक बंदे ने जॉब छोड़ दी, दूसरा बंदा लाना उनकी जगह, तो सीईओ खुद नहीं बोलेगा कि मुझे बंदा चाहिए, सही है, और बंदा जल्द से जल्द चाहिए और इस तरीके का चाहिए, बल्कि वो ह्यूमन डिपार्टमेंट के जीएम को बोल देगा, और फिर वो जीएम मैनेजर को बोलेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, और वो फिर रिक्रूटमेंट का फॉर्म बनाएगा या जो भी न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट भेज देगा एक तरीके से। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसका एडवांटेजेस ये होगा कि भाई लिंक बना हुआ है पर्सन टू पर्सन, तो इससे साफ वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो वेल स्ट्रक्चर्ड है।
इसमें एरर्स कम होंगे, प्लानिंग इजी वे में होगी, कम्युनिकेशन इजी वे में होगी और नए एम्प्लॉयज को मदद मिलती है बहुत से। अब आते हैं एक चीज पे, बल्कि दो चीजों पे एक साथ, चेन ऑफ कमांड एंड स्पैम ऑफ कंट्रोल। ये दो अलग अलग चीज है। चेन ऑफ कमांड इज द स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच अलाउज स्ट्रक्चर टू बी पास ऑन फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। जैसा कि ऊपर है, सीनियर मैनेजमेंट जीएम मार्केटिंग ने लोअर मैनेजमेंट तक बात पहुंचवा दी, सेल्स ऑफिसर तक। जबकि स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट्स नॉट एम, इट्स एन, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। देखो दो तरीके की चार्ट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट्स। नंबर 1, वाइड स्ट्रक्चर्ड एंड अ शॉर्ट। चेन ऑफ कमांड, ये नंबर 1 हो गई। इसमें क्या होता है कि मैसेज आसानी से, एक्यूरेसी के साथ, बहुत कम लोगों के थ्रू जिस बंदे तक पहुंचाना है उस बंदे तक पहुंचा दिया जाता है। टॉप मैनेजर्स आर लेस रिमोट फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ वर्कर्स। स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका वाइडर होगा, जिसकी वजह से ट्रस्ट लेवल, एम्प्लॉयमेंट का और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। जबकि दूसरा होता है, मैंने एडवांटेजेस बताया थे इसके, टॉल स्ट्रक्चर्ड एंड अ लॉन्ग चेन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से हर एम्प्लॉय तक बात पहुंचेगी। अक्सर जिस तक नहीं पहुंचानी होती वहां तक भी बात पहुंचाती है। इन केस ऑफ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग चेंज ऑफ कमांड along with high level of delegation is mandatory. Delegation are group of people. ठीक है, अब आते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बात कर ली, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं मैनेजमेंट पे कि मैनेजमेंट का क्या काम है। भाई मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रोल ऑफ मैनेजमेंट, भाई ऑल द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट रोल। अब इनके कुछ काम होते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है प्लानिंग। जब तक प्लानिंग नहीं होगी काम नहीं कर सकते आप। प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको अचीव करना है तो प्लानिंग जरूरी होती है। मैनेजर्स को पता होगा कि हमारा ये गोल है, हमारा ये एम है, हम इसके साथ चलेंगे। This aim gives direction to the organization. Managers need to be aware of the future forecast of an organization. भाई मैंने एक प्लान बनाया कि मैं एक शॉप खोल रहा हूं, उसको 10 साल बाद कहां देखता हूं, ये प्लानिंग कर ली मैंने पूरी। इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा होगा। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, मैंने प्लान तो, ख्वाब तो देख लिया, ख्वाब की ताबीर कौन करेगा, फ्रेमवर्क कौन बनाएगा, उसका स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, उसका बिजनेस प्लान कौन बनाएगा, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज पीपल हु विल परफॉर्म द टास्क। मैनेजर्स आर ऑल्सो अवेयर कि इनको एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाना होता है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैनेजर्स हैव टू ऑर्गेनाइज रिसोर्स टू बी यूज एफिशिएंटली। ऐसा ना हो कि भाई आपने रिसोर्सेज जाया कर दी। फिर आते हैं कोऑर्डिनेटिंग पे।
कोऑर्डिनेटिंग मीन्स यूनिटी ऑफ एक्शंस अमंग इंडिविजुअल, ग्रुप वर्क्स यहाँ होने चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को आसानी से अचीव किया जाता है। नंबर 4 कम्स इज कमांडिंग। इस सारे ख्वाब देख लिए, जो काम कर रहे हैं उनको कमांड कौन करेगा, उनको डायरेक्शन कौन देगा, उनका डायरेक्टर कौन होगा? द ऑर्डर इन विच अथॉरिटी एंड द पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू एवरी एम्प्लॉय एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The clearer cut the chain of command is, the more efficient the decision making is. देखो, जितनी छोटी मैनेजिंग टीम होती है ना, उतना फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उतना आप आसानी से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो। देन कम्स इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग भाई? मैनेजर्स का काम है मेजर करते रहें कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है, ऑल इंडिविजुअल्स पे उनकी नज़र होनी चाहिए, कौन 10 बजे आ रहा है, कौन 11 बजे आ रहा है, कौन छुट्टी कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कितना रेट पे काम कर रहा है, किसको प्रमोशन मिलनी चाहिए, किसको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए। ये सब कंट्रोलिंग में आता है, ये सब कंट्रोलिंग में आता है। इसके बाद हम आते हैं लीडरशिप पे। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है सेम चैप्टर का। लीडरशिप, लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन, या उसमें एबिलिटी होना कि वो लीड कर सके एक सोसाइटी को। एक अच्छा लीडर जो है ना, बड़े बिजनेस में इंस्पायर होता है किसी बड़े बिजनेस से, इसलिए वो बिजनेस करता है। और वो उसके कॉमन गोल्स होते हैं कुछ, जो कि 3 डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं उसकी। सबसे पहली अप्रोच होती है, सबसे मतलब किस टाइप के लीडर होते हैं, तो सबसे पहले टाइप का लीडर जो होता है ना, होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब ये है कि इसमें मैनेजर एक्सपेक्ट टू बी चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड हैव टू ऑर्डर फॉलोड। इसके बेनिफिट ये है कि क्लियर विजन होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, इनएक्सपीरियंस और अनमोटिवेटेड वर्कर्स को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि लीडर डिपेंडेंट होता है, उसको जब तक कोई कमांड नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। स्ट्रेसफुल हो सकता है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता अक्सर, और वर्क बर्डन ये बढ़ा सकता है एरोक्रेटिक लीडरशिप। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेसी की बात आ गई यहाँ पे एक तरीके से। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इन विच मेंबर ऑफ ग्रुप टेक्स मोर पार्टिसिपेटिव रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको हमने रख दिया भाई आप भी डिसीजन लेंगे, आप अच्छे हैं। 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर। ऊपर ऑर्डर्स मिल लेते हैं एरोक्रेटिक के अंदर, डेमोक्रेटिक के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है, डिसाइड करेंगे मिलके करना क्या। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। डेलीगेशन मतलब ग्रुप, वो ग्रुप डिसीजन मिलके करते हैं, सोल्यूशन मिलके निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। स्ट्रॉन्ग टीम बनती है, ठीक है। और इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि टाइम कंज्यूम बहुत होता है 2 वे कम्युनिकेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ अपोलोजेटिक देयर आर अ वैरायटी ऑफ सोल्यूशन इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओनली वन कैन बी इम्प्लीमेंट। किसी एक लीडर की बात मानी जाएगी, बाकियों को अपोलोजाइज कर दिया जाएगा कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। फिर आते हैं तीसरी टाइप पे, laissez-faire leadership. In this type, इसमें लीडर्स आर हैंड ऑफ
एंड अलाउ ग्रुप मेंबर टू मेक देयर डिसीजंस। आपने बोल दिया भाई आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, आप ग्रुप के मेंबर हो, आप डिसीजन लेके हमें बता दो। इसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है डिसीजन। कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो सकती है इसमें, ये बात याद रखी जाए, क्योंकि हर कोई अपना अपनी राय देगा, अपनी राय देंगे सब तो कंपनी फ्लॉप। ये एडवांटेज है हालांकि कि सब अपनी 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 राय देंगे, अपने अपने आइडियाज देंगे, और ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, एडवांटेज है। क्यों भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जॉब में एक प्यून हो, प्यून से तो खैर नहीं पूछेंगे, आप एक लोअर ग्रेड के अकाउंटेंट हो, आपसे हम डिसीजन पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसके बारे में, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप बढ़ जाएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन होगी, और एम्प्लॉयज की पोटेंशियली यूटिलाइजेशन होगी। ड्रॉबैक्स क्या होंगे कि भाई एक लीडर ने पैगाम दिया था कि इस कंपनी में हमें ये करना ही करना है, लेकिन इस लेज़र फेयर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हुए मेंबर्स ने बोला हमें ये करना ही नहीं है, हमें तो कुछ और करना है। गाइडेंस नहीं मिलेगी, सब अपने फैसले कर रहे होंगे, ये मसला। व्हाट इज अ मैनेजर? अच्छा, यहां पे मैनेजर और सब ऑर्डिनेंस के बारे में बता रहा हूं फर्क। पहले मैनेजर के एडवांटेजेस सुन लो। पहले मैनेजर्स अब खुद काम कभी नहीं कर सकते, उनको डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शन उनको उनके अपर लेवल का देता है, जीएम दे सकता है, सीईओ दे सकता है, ठीक है। जबकि सब ऑर्डिनेंस वर्क बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्डिंग। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करते हैं और काम अच्छे तरीके से करते हैं। इसकी वजह से बिजनेस को बहुत फायदा होता है। अब आते हैं ट्रेड यूनियन पे। ट्रेड यूनियन ये एक पंचायत है एक तरीके से। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक आपकी सैलरीज नहीं बढ़ रही, आप ट्रेड यूनियन को जाके कंप्लेन कर दो, ट्रेड यूनियन हड़ताल कर देगी, हम काम नहीं कर रहे, स्ट्राइक हो जाएगी, स्ट्राइक होगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी, कंपनी के मालिक का लॉस होगा। ये लोग नहीं चाहते लॉस हो, तो ये लोग फीस बढ़ा देंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन इज के ट्रेड यूनियन आपको, आप शिकायत कर सकते हो कभी ट्रेड यूनियन से, सही है। तो ट्रेड यूनियन में आप ये एडवांटेजेस कुछ इस तरीके से कि आपको वर्किंग इन्वायरमेंट बेहतर कर सकते हो, वर्किंग कंडीशन बेहतर कर सकते हो एम्प्लॉयड के लिए, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, वर्कर्स के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है। डिसएडवांटेजेस ये, आपने यूनियन मेंबरशिप ली, आप अपना फ्रीडम खो चुके हो। आप नेगोशिएट खुद नहीं करोगे, आप ट्रेड यूनियन के पास जाओगे कि यार ये मसला है, आपका फैसला था कि मेरी सैलरी बढ़े, लेकिन सबने मिलकर फैसला किया कि सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए। यहां पे वर्कर अगेंस्ट वर्कर हो जाता है। कुछ यूनियन के रूल्स ऐसे होते हैं। कभी कभी वर्कर अगेंस्ट बॉस हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है अगर स्ट्राइक पे चलेगा तो। अच्छा, ट्रेड यूनियन करता क्या है, क्या कर सकता है? ट्रेड यूनियन भाई पे कंडीशंस के ऊपर बात कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, मेजर चेंजेस टू वर्क प्लेस कर सकता है, डिस्कस कर सकता है मेंबर के कंसर्न्स जितने भी है वो एम्प्लॉयज से, और ये मेंबर्स को लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस भी देता है। यहां पे हमारा चैप्टर 7 एंड हुआ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह।